So in today's class we'll proceed with our maths question paper 4। ऑलरेडी हम 3 पेपर कर चुके हैं। जो फोर्थ पेपर है आपका, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है। कौन सा पेपर? 2023। ये जो पेपर आया था हमारा, इसका क्वेश्चन पेपर कोड क्या था? 6511। इसका जो सेट बना ये हम करेंगे। यानी कि MQP4 मैथ्स क्वेश्चन पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर सीरीज का जो फोर्थ पेपर है, ये बोर्ड एग्जाम्स का पेपर है आपका 2023 का। मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब बोर्ड पेपर ये पूरी तरह से ये क्वेश्चन पेपर है आपका, जो मैं दिखा रहा हूँ, जो हम ले रहे हैं। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं आपकी। दिस इज द सेक्शन है। अब सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन है आपके, सारे वो क्या है? 1 मार्कर क्वेश्चन हो। क्या होते हैं? 1 मार्कर। तो क्वेश्चन 1 देखो क्या है आपका। इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगी? और ये आपकी ऑप्शन। दीज आर द ऑप्शन। देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर ये देखो कि व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। क्या आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इक्वल टू, ये जीरो मैट्रिक्स है। इन टर्म्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये जो इस तरह का ये जो सिंबल होता है, ये क्या शो करता है? जीरो मैट्रिक्स को शो। ये आपको गिवन इक्वेशन और एक रिलेशन भी गिवन है आपको। जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, मैं वो भी लिख देता हूँ। गिवन रिलेशन है आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ। ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ। और ये जो सेकंड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है रेड वाली, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है। अब करना कैसे है? आपको कहा जा रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। अब प्रैक्टिकली अगर आप दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, अगर आप दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। फिर आप कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। आप कैसे करोगे? अगर मैं इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया? प्री मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स। इक्वेशन 1 में मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, और वो भी कैसे किया है? ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई भी कैसे किया? ऑन बोथ साइड। तो यहां पे आप लिखोगे ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब जब आप प्री मल्टीप्लाई करोगे, अब ध्यान से देखो। देखो इसको आप करोगे तो मैं, देखो ए स्क्वायर है ना, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? ए इंटू ए इनवर्स। पहले तो ए स्क्वायर को लिखा, फिर प्री मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आ गया -3a, तो आपने लिखा -3a इंटू ए इनवर्स। फिर आई के साथ भी आ जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और जीरो को अगर ए इनवर्स के साथ करूंगा तो जीरो ही हो जाएगा ये तो आपका। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका ए एज इट इज आ जाएगा, आ जाएगा। इसको मैंने एज इट इज लिखा। एंड वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? आई। फिर ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? आई। और ए इनवर्स को देखो, आई का मतलब इन टर्म्स ऑफ ए मैट्रिक्स 1 ही होता है। आई का मतलब इन टर्म्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? 1 होता है। तो ये 1 ही है आपका। अब ए इनवर्स को आई के साथ करोगे तो क्या आएगा? ए इनवर्स ही आएगा। और इक्वल टू में क्या हो गया? जीरो। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर आप इक्वेशन 2 को देखो, तो इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या? ए इनवर्स। इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? ए इनवर्स है। तो कैन आई से दैट, अगर मैं यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकालता हूं, ए इनवर्स, तो इट विल बी इक्वल टू, देखो ए इंटू आई क्या होगा? ए, आई का मतलब 1। ए लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस है। और -3i लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3i। इसको आप इक्वेशन 3 ले लो। और अब मैं इक्वेशन 3 को अगर इक्वेशन 2 से कंपेयर करता हूं, देखो आप,
इक्वेशन 3 को अगर आप इक्वेशन 2 से कंपेयर करते हो तो देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, वाई। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग 2 and 3, कंपेयरिंग कंपेयरिंग 2 and 3, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और वाई की वैल्यू हो जाएगी 3। एम आई राइट? एक्स विल बी इक्वल टू -1 एंड वाई विल बी इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, देखो व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन में आपको कहा गया था, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे नाउ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है, -1 + 3 इक्वल टू 2। अब ऑप्शन चेक कर लो, 2 कौन सा है आपका। तो राइट आंसर इज, जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन ए का है, दैट इज इफ determinant of A is equal to 2, where A is a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 by 2 में, यानी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, 2, देन determinant of 4A इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो इसके लिए पहले तो आपको एक प्रॉपर्टी का ध्यान होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि determinant of के ए इज इक्वल टू k⁻n इंटू determinant of A। ये हमने पढ़ा था, जहां पर n क्या होता है, where n is what, the n is order of matrix, n is order of, बोलो पहले ये बात सब क्लियर है। n क्या आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, चलो ठीक है। अब यहां पर जो बात हो रही है आपकी, वो हो रही है डेटरमिनेंट ऑफ 4A इनवर्स, राइट। अब इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं यहाँ, तो जहां k है वहां 4 को रखो आप, तो ये क्या होना चाहिए, k⁻n, तो 4⁻n इंटू डेटरमिनेंट ऑफ ए, तो डेटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो 4⁻n है, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इक्वल टू 4⁻2। और डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए। अब ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन है आपके पास, बिकॉज डेटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है आपका बाय प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए होता है। 1/डेटरमिनेंट ऑफ क्या होता है, ए होता है। अब 4⁻2 क्या हो जाएगा आपका, 4⁻2 क्या हो जाएगा, 16। और डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखो डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है आपकी, 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/2 विच इज इक्वल टू 8। अब 8 चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 8 जो है आपका, इट इज ऑप्शन सी। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, ऑर्डर ना ना, डेटरमिनेंट है। डेटरमिनेंट किस पर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो दोनों सेम होगा ना, 2/कौन, इसका तो सवाल ही नहीं बनता 3/2 और 2/3 का। क्लियर हो गया? और भी क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, लेट ए बी है, देखो यहाँ पे भी 3/3 मैट्रिक्स है। लेट ए बी है 3/3 मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है 3, सच दैट डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है आपका, 64 है। देन डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया। अगेन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज होगा। देखो डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मुझे बस ये बताओ कि क्या आपको ये ध्यान है, डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1।
एग्री करते हो? एज पर क्वेश्चन डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 64। ठीक है, एज पर क्वेश्चन डेटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये 64 के इक्वल है। ये आपका क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो कहना ही से दैट इसका मतलब ये हो गया विच इंप्लाइज डेटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस वन इक्वल टू क्या है आपका 64 होगा। एग्री करते हो? भैया इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी, हो गया ना ये आपका। अब n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है आपका? 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं विच इंप्लाइज डेटरमिनेंट ऑफ ए 3 माइनस वन कितना हो गया 2 इक्वल टू क्या हो गया 64। हो गया 64। अब ये पावर 2 अगर मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं तो डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? +-8। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अभी हम चेक कर लेते हैं कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, चलो जी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर। हाँ जी। हाँ, मैंने पूरा आपको पेपर ही शेयर कर दिया था। वो भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो आपका, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 5 2 देन 2a प्लस बी इज अ नल मैट्रिक्स देन बी इज इक्वल टू। ठीक है, पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। आई थिंक हम इसको यहां से पकड़ते हैं। इसने क्या कहा 2a प्लस बी इज अ नल मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स ए प्लस बी अगर नल मैट्रिक्स है, अब देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 0 0। भैया ये तो फिर ऐसा होना चाहिए। मैट्रिक्स बी की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो पहले मुझे बताओ क्या आप एग्री करते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो मैट्रिक्स बी है आपका वो क्या होना चाहिए? 0 0 0 0। ये तो हो गया जीरो मैट्रिक्स और -2 है। जीरो मैट्रिक्स -2 है। तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 0 0 0 -2। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है? 3 4 5 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 4 5 2। कोई डाउट है तो बताओ। तो क्या आप एग्री करते हो मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल टू, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 - 6, ये होगा ना 2 × 3। तो सी, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 0 - 6। सेकंड केस में क्या होगा 0 - 2 × 4 यानी कि -8। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा 0 - 8। फिर क्या होगा 0 - 10। और फिर क्या होगा 0 0 -2 × 2 4। तो फाइनली मैट्रिक्स बी फिर क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स बी शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -6 -8 -10 माइनस, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, -6 -8 -10 माइनस। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको कहा जा रहा है इफ d/dx ऑफ f of x इज इक्वल टू log ऑफ x, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो ये dx यहां शिफ्ट हो जाएगा अगर एफ एक्स निकालना है। तो क्या आप एग्री करते हो एफ एक्स विल बी इक्वल टू log x इंटू डी एक्स। और जैसे dx का मतलब फिर ये क्या हो गया इंटीग्रेशन। जैसे log x इंटू डी एक्स हो गया, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? इंटीग्रेशन की बात हो रही है। यानी कि जो एफ एक्स है वो इसका इंटीग्रल वैल्यू है। अब log x का इंटीग्रल कैसे फाइंड करो?
तो 1 से मल्टीप्लाई करके, और कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करोगे? बाय पावर। क्या बात, कान्हा जी तो हमारे हर जगह विद्यमान रहते हैं। log x इंटू 1। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो ना। बोलो भाई, log x इंटू 1। आईलेट सी याद है? आईलेट में एक वर्ड और लिखवाया था आपको, आईलेट सी। अब सी होता है कांस्टेंट, ये हमेशा सबसे लास्ट में रहेगा। तो इतना तो पता भैया, ये तो सेकंड फंक्शन ही होगा। और ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन। तो इसका मतलब जो मेरा एफ एक्स होगा वो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज दैट इज log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो भैया log x का क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि 1 इंटू डी एक्स, एंड देन होल इंटीग्रेशन। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एफ एक्स ये हो जाएगा आपका log x। कोई दिक्कत? 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? x। तो इंटू में x, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, log x का डेरिवेटिव क्या होगा जी? 1/x। 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? x विद इन ब्रैकेट होल इंटीग्रेशन, और x से x हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हो गया क्लियर? ठीक है। तो कैन आई से दैट एफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, और dx का इंटीग्रल क्या होगा? x प्लस सी। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर x कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा? log x -1 प्लस सी। अब ये चेक करो, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ गया आपका, x विद इन ब्रैकेट log x -1 प्लस सी। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। 0 to π/6 secant स्क्वायर विद इन ब्रैकेट। देखो इसको तो आप थीटा समझो क्या है थीटा। अब ये बता दो मुझे, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा। मैं इसको डायरेक्टली ले सकता हूँ फिर tan थीटा। इसका मतलब ये जो गिवन इंटीग्रल है ये हो गया आपका tan थीटा। tan थीटा का मतलब हो गया tan, ये जो गिवन इंटीग्रल है आपका, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको, तो सीधा लिख रहा हूँ tan थीटा। तो ये आपका क्या हो गया? tan थीटा। तो ये हो गया tan विद इन ब्रैकेट x -π/6। अब लिमिट क्या है आपकी वो देख। लिमिट है जी आपकी 0 से लेके π/6 तक। अब आप अपर लिमिट अप्लाई करो पहले। तो जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो x की जगह क्या हो जाएगा? π/6 -π/6, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह क्या हो जाएगा? 0 -π/6। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? तो पहले वाले केस में तो 0 ही हो गया, tan 0। दूसरे वाले केस में हो गया tan ऑफ -π/6। अब tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। और tan 0 की वैल्यू तो 0, और tan ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा tan ऑफ π/6। तो tan ऑफ π/6 हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। आंसर चेक कर लो। दैट इज ऑप्शन ए। दैट इज ऑप्शन ए। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अभी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? d² y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx होल पावर 3 इक्वल टू में क्या है आपका? साइन y। इक्वल टू में क्या है? साइन y। अब भैया अगर मैं हाईएस्ट ऑर्डर की बात करूं तो हाईएस्ट ऑर्डर तो ये है 2। हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 है, यानी कि यहाँ पे अगर आप ऑर्डर की बात करते हो तो सर ऑर्डर तो 2 है।
डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है जो 1 है, तो सर डिग्री यहाँ पे 1 है। और उसने कहा सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 2+1 = 3। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चले आगे, बोलो। कहानी क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बताओ भैया कैसे करें। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर्स 2i कैप प्लस पी जे कैप प्लस के कैप, ये आपका पहला वेक्टर। और दूसरा वेक्टर क्या है आपका, -4i कैप -6j कैप प्लस 26k कैप, ये दूसरा वेक्टर है। अब क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो पहला वेक्टर क्या है आपका, अगर मैं फर्स्ट वेक्टर की बात करता हूं, वो है 2i कैप प्लस पी जे कैप प्लस के कैप डॉट -4i कैप -6j कैप प्लस 26k कैप। अब ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, 0। तो देखो 2 × -4, 2 × -4, फिर क्या होगा आपका, p × -6, तो प्लस में क्या हो जाएगा, p × -6, देन यहाँ इसका मतलब हो गया 1, ये क्या आपका कोफिशिएंट 1, तो 1 × 26, तो प्लस में क्या हो गया, 1 × 26, ये किसके इक्वल होगा आपका, ये आपका 0 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अब 2 × -4 क्या हो जाएगा, -8, p × -6 क्या हो जाएगा, -6p, और प्लस में क्या हो जाएगा 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो भैया -6p, 26 - 8 कितना, 16 हो गया ना, इक्वल टू में जाके कितना हो जाएगा, -16 हो गया। हाँ जी, 26 - 8, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, 16 - 8, ये आपका कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 18, तो राइट हैंड साइड में जाके कितना हो जाएगा, -18, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो यही आपका आंसर आना चाहिए। अब ऑप्शन चेक करो, दैट इज ऑप्शन, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द वैल्यू ऑफ i कैप क्रॉस जे कैप डॉट जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू। देखो इसके लिए तो सबसे पहले देखो, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये आपका क्या है, के कैप है। अगर वो क्या, देखो ये तो राइट ऑर्डर है, आई क्रॉस जे, अगर आई क्रॉस जे कैप है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी के कैप, और डॉट क्या हो गया आपका, जे कैप, फिर आगे प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप। अब देखो ये अपोजिट ऑर्डर है, जे कैप क्रॉस आई कैप, अगर अपोजिट जा रहे हो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -के कैप, और डॉट क्या हो जाएगा, के कैप। अब देखो के कैप डॉट जे कैप, ये तो 0, और ये हो गया प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -के कैप डॉट के कैप, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि 1 हो जाएगा आपका, सीधा कर दो 1, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है आपका। तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका -1, तो 0 - 1 फाइनली विल बी इक्वल टू -1, दैट इज ऑप्शन, बोलो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
एज पर क्वेश्चन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या है आपका आई कैप। देखो ए वेक्टर की वैल्यू तो गिवन है, 2 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो पहले एक बात बताओ, बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? आई कैप माइनस ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आपकी? 2 i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये है ना वैल्यू आपकी। तो भैया आई कैप माइनस 2 i कैप क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2j कैप, और प्लस 2k कैप माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2k कैप। ये आपकी वैल्यू आई है बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 स्क्वायर। ये कैप का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 स्क्वायर। के कैप का कोफिशिएंट -2 है, तो भैया -2 स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और -2 का स्क्वायर 4। 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन। ऑप्शन क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन x-1/2, 1-y/3, 2z-1/12। पहले तो ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। x-1/2 ये नहीं है, y-y1 होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, तब ये होगा y-1, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 3। क्लियर हो गया? ठीक है। ये भी z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहां से आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? z-1/2, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 12। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये तो ठीक है, x-1/2। अब ये जो नेगेटिव वाला साइन है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y-1 अपॉन -3। ये 2 कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा z-1/2। इस 2 को अब लिखोगे 12/2। लिखना ऐसे है कि वैल्यू तो वहीं की वो वैसे की वैसी ही रहे। तो 12/2 का मतलब यही हो गया। अब 12/2 का मतलब ये भी हो गया कि 6 हो गया। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया था? डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन रेशियोज तो आ गए। अब यहाँ पे जो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गया वो क्या आ गया? सर डायरेक्शन रेशियोज आ गए 2, -3 और 6। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? 2 अपॉन, देखो 6 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 36, और 2 का 49 हो गए। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 4, 49 होगा। 49 का स्क्वायर रूट होगा 7। तो बस सबके नीचे 7 ही आना है फिर। -3/7 और 6/7, ये आपके डायरेक्शन का है। 2/7 -3/7 और 6/7, तो ये आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो P(a/b) आपको गिवन है। ये कितना आपका? 0.3 है। अब पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। P(a/b) का मतलब क्या हो गया? P(a) इंटरसेक्शन B अपॉन P(b) इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0.3। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0.3। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो P(b) की वैल्यू गिवन है 0.8। तो देखो P(a) इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? P(a) इंटरसेक्शन B, इट विल बी इक्वल टू 0.3 इंटू P(b). तो P(b) की वैल्यू क्या है? अगर आप क्वेश्चन में देखो P(b) की वैल्यू क्या है? 0.8। तो ये हो गया आपका 0.3 इंटू 0.8। तो ये आपके पास P(a) इंटरसेक्शन B की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? P(b) बाय
नाउ वी हैव टू फाइंड पी ऑफ बी बाय, नाउ पी ऑफ बी बाय ए। अब देखो ए बाय बी हो या बी बाय ए, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, पी ऑफ न्यूमरेटर तो यही रहेगा, अपॉन में पी ऑफ ए हो जाए, क्योंकि जो कंडीशन है अब आपकी वो किस पर है, वो ए पर है, कंडीशन अब आपकी ए पर है। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने अभी फाइंड की थी, ये तो इसकी जगह लिखो 0.3 इंटू 0.8, और पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपकी, पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.4, तो पी ऑफ ए की जगह आ जाएगा 0. तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 0.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.6। 0.6 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। डिफरेंस। हम्म, नहीं ऐसे नहीं है, उसको बिल्कुल ही भाई बेसहारा मत बनाओ। दो नंबर नहीं इसमें है, आई थिंक सेक्शन बी में भी है। ऐसा तो नहीं है, नहीं वेटेज तो है, उसमें मिक्स हो जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, उसकी अपनी एक पहचान है, पूरा देश है लेकिन अपनी एक पहचान रखता है वो भी। चले आगे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो आपको कहा जा रहा है 3x + 5 फंक्शन की वैल्यू वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और फंक्शन की वैल्यू के एक्स स्क्वायर है, वन एक्स इज लेस देन 2, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे उसने कहा कंटिन्यूअस फंक्शन है, देखो तीन चीजें तो क्लियर है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एट दिस पॉइंट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(2). एग्री करते हो, ठीक है। तो जैसे आपने कहा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक्स अब 2 से छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, के एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, जब एक्स 2 से बड़ा है, जब एक्स 2 से ग्रेटर है ये, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3x + 5, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3x + 5। और जब एक्स 2 के इक्वल है, तो देखो इक्वल वाला केस भी यही वाला है, तो 3x + 5 वाला ही केस आएगा आपका, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3x + 5, यानी कि 3, एफ की जगह एक्स की जगह 2, तो 3 × 2 + 5। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई, कंटिन्यूस है तो ऐसे होगा आपका। अब पुट तो आप 2 ही करोगे, एक्स की जगह आपने रखना तो 2 ही होता है, 2 - 2 प्लस का तो कोई होता ही नहीं है यहाँ पे, पुट तो हम 2 ही करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4k, यहाँ पे 2 पुट करोगे ये 11, और यहाँ भी 11, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/4। ये आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको गिवन है 3i, 3i का मतलब 1001, तो अगर मैं यहाँ से आपसे ये पूछूं 3i की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 3i की वैल्यू हो जाएगी 3 0 0 और 3। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 4a, तो 4a, मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, 0 1 -1 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 0 10 0, 4 1 जा 4, -4 और 0, 4a भी आ गया। अब देखो ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से देखना, 3i + 4a, तो 3i ये है +4a, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ध्यान से देखना, 3i + 4a, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3i + 4a, तो क्या हो जाएगा 3 + 0 3, और 0 + 4 4, 0 - 4 -4, और 3 + 0 कितना हो जाएगा 3। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, ये आ गया 3i + 4a आ गया। अब निकालते हैं 3i - 4a, तो 3i - 4 है, 3 - 0 3, देन 0 - 4
-4, 0 माइनस माइनस प्लस, तो 4, और 3 -0 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही है ना आपका। इक्वल टू में उसने कहा एक्स स्क्वायर आई है, ये जो वैल्यू है इक्वल टू किसके है? एक्स स्क्वायर आई की। और आपको पूछा जा रहा है एक्स की वैल्यू क्या हो, आपसे पूछा जा रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक्स स्क्वायर आई का मतलब भी क्या होगा, अगर इसको भी मैं थोड़ा सा अगर आई की वैल्यू के साथ में इसको रखूं, तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर जो इक्वल टू में आना चाहिए वो ये आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, 0, 0 और एक्स। अब कोई भी एक वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी। ये वाला जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप सॉल्व करते हैं, देखो 3 × 3 9, और 4 × 4 16, तो 25 आएगा। तो बेसिकली 25 जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। 25 जो है आपका वो एक्स स्क्वायर के क्या आएगा? ये इक्वल आएगा। देखो 3 3 जा कितना हो गया? 9। थ्री का देखो 3 3 जा क्या हो गया? 9, प्लस 4 4 जा हो गया 16, तो 9 + 16 कितना हो गया? 25, राइट। तो 25 इक्वल टू क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ±√25। तो एक्स विल बी इक्वल टू ±5। ज्यादा टोटका कर रहे हो, नंबर ही उठ रहे हैं मेरे। ये रहा ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स टी वाई माइनस विद इन ब्रैकेट 1 + x² dx इक्वल टू x। देखो ये माइनस वाले को यहां ले जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? एक्स टी वाई। ये पूरी टर्म जब राइट हैंड साइड में जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 + x² dx, और एक dx ये ऑलरेडी है, प्लस dx। बोलो भाई, हो गया ना ऐसा? फिर ये क्या हो जाएगा आपका? विच इम्प्लाइज x × dy। अगर मैं यहां से dx कॉमन ले लेता हूं, तो dx अगर आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 + x², और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा ना यहाँ से? तो इसके बाद देखो ये हो गया आपका विच इम्प्लाइज x × dy, और ये हो जाएगा 1 + 1 2। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 + x², और इंटू में क्या हो गया? dx। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? देखो dx को यहाँ ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो dy/dx हो जाएगा। और ऐसे ही x को यहाँ ले जाओ, तो ये दोनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा। बेसिकली ऐसा हो गया ना, 2 + x² ये लिखोगे आप। तो ये हो गया आपका dy/dx। अब ये तो कोई x फैमिली है, इसको dx को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, इसको उधर ही रहने दो। बाई एक्स, और x² क्या हो जाएगा? x, और इंटू में क्या हो जाएगा? dx। अब x और y के सेपरेशन हो गया आपका। अब क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जैसे आपने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2/x + x और dx। अब dy का इंटीग्रल क्या होता है? y, और ये हो जाएगा 2/x का क्या हो जाएगा? 2 log x, और x का इंटीग्रल क्या होता है? x²/2 + c। अब ऑप्शन में देखो log x² दिया हुआ है, 2 log x दिया हुआ है। ये रहा 2 log x, 2 log x + x²/2 + log x² होता तो प्रॉपर्टी लगा के इसको वैसे कर देते। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ f(x) इज इक्वल टू a। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको? If f(x) is equal to a within bracket x minus cos x is strictly decreasing in real number, then a belongs to। ये डिक्रीजिंग कब होगा? यानी कि a की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग हो जाए? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब यही हो गया ना
कि जो मेरा एफ डैश एक्स है वो जीरो से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। अब आपके पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस कॉस एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ये तो कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, वन, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो हो गया वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो साइन एक्स जो होता है आपका, उसकी रेंज क्या होती है, माइनस वन से लेके वन। अब यहाँ पर बात हो रही है वन प्लस साइन एक्स की, अगर सभी में वन ऐड कर देता हूं तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, और ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा टू। बेसिकली इसका मतलब अब जीरो से बड़ा टू से छोटा, यानी कि ये तो पॉजिटिव ही है। अब ये डिक्रीजिंग तभी होगा जब ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव कब होगा, ए की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच में, जीरो के इक्वल भी नहीं, बीच में ओपन इंटरवल। तो बस यही आपका आंसर होगा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर। कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, मान लेते हैं ये जो है हमारा ये कॉर्नर पॉइंट क्या है, ए, और ये क्या है, बी, और ये आपका सी है। तो आपके पास तीन कॉर्नर पॉइंट है, ए, 2,72। अच्छा, इस कॉर्नर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू का ये भी निकाल देते हैं, z इक्वल टू, अब फंक्शन क्या है, z इक्वल टू 18x प्लस 9y। 18x की जगह क्या हो जाएगा, 2, और y की जगह क्या हो जाएगा, 72। तो 18 टू जा तो हो गया 36, 9 टू जा 18, 9 7 जा 63, 63 और 1 कितना हो जाएगा, 64। अब 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14, 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, 684। ये आ रहा है, पॉइंट ए पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 684। पॉइंट बी पर आ जाओ, पॉइंट बी क्या है, 15,20। अब बताओ इसमें क्या वैल्यू है, नाउ z will be equal to 18, x की जगह क्या आ जाएगा 15, और y की जगह क्या आ जाएगा 20। यही था ना, 18x प्लस 9y। अब 18 और 15, 15 8 का क्या होता है 120, 15 1 जा 15 और 12 270। तो ये तो हो गया 270, 9 2 जा 18, तो 0, 8 और 7 कितना हो गया 15, 3 और ये आ रहा है 450। अब आ जाओ थर्ड कॉर्नर पॉइंट पर, सी, सी कितना है आपका 40,15, 40,15। तो z विल बी इक्वल टू 18 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 40, और ये हो जाएगा आपका 9 इंटू वाई, वाई की जगह क्या हो जाएगा 15। तो 18 फोर से कितना होता है 72, 59 से कितना होता है 135। तो 720 और 135, ये हो गया 5, 3 और 2 5 और 8, 855। क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम तो किस पर आ रहा है 40,15, और मिनिमम किस पर आ रहा है 15,20। मैक्सिमम ये रहा, मैक्सिमम 40,15 एंड मिनिमम एट 15,20। बोलो भाई, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब तो हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, बेसिकली x इक्वल टू वाई। अब इसमें तो अगर आप इसका पॉइंट टेबल बनाते हो तो x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है।
अच्छा, दूसरा वाला केस क्या है? 2y इज लेस देन इक्वल टू x+2। 2y लेस देन इक्वल टू x+2। तो ये तो हो गया 2y इक्वल टू x+2। तो ये हो गया x और ये हो गया y। अब x को अगर आप 0 लेते हो तो y 1। x को अगर आप 0 लेते हो, 0+2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। x को अगर आप -2 लेते हो तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। बाकी के जो है ये तो बस यही शो करते हैं कि ये तो होता ही है आपका कि भैया, क्योंकि पता फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बेसिस पर अगर आप, ये हो गया से आपका y एक्सिस, और ये हो गया आपका x एक्सिस। देखो x इक्वल टू वाई वाली जो लाइन है वो तो हमें पता है, वो तो ओरिजिन से पास होगी आपकी, राइट। ये आपकी ओरिजिन से पास होगी डायरेक्टली 45 डिग्री पे ऐसे जाती है। ये तो है आपकी x इक्वल टू वाई, ये फर्स्ट वाली लाइन है, राइट। x इक्वल टू वाई। अच्छा, जो दूसरी लाइन है उसके पॉइंट्स क्या है? 0 पर 1, तो ये 0 है तो मान लेते हैं ये 1। ये 0 है, मान लेते हैं ये 1 है। और -2 पे 0, यहां मैं ले लेता हूँ -2 पे 0, राइट। अब ये जो लाइन है आपकी -2 पे 0 एक्स एक्सिस पर आएगा ना। अब यहां से जब आप इस लाइन को लेके जाओगे ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से क्रॉस करेगी इसको। मैंने रफली बनाया है, ठीक है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ -2, 0, ठीक है। अब बात आती है शेड की। इसकी बात आती है शेड की। देखो जो फर्स्ट वाली लाइन है इसमें दिक्कत क्या है कि ये ओरिजिन से ही पास हो रही है। इसमें दिक्कत क्या है? ये ओरिजिन से पास हो रही है, राइट। अब हमें देखना है कि इसका जो शेड है वो उसके नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप कोई भी पॉइंट ऐसा ले लो जो इसको सेटिस्फाई करे या ना करे, वो आपको चेक करना है। जैसे कि मान लो जो फर्स्ट लाइन आपकी वो ये रेड वाली है ना, रेड वाली पॉइंट। अच्छा, ये पॉइंट क्या है? 0, 0। मैं थोड़ा सा इससे आगे जाता हूँ तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1, 1, 0। तो मैं इस लाइन पर इस पॉइंट को रख के देखता हूँ। मैं इस लाइन पर किस पॉइंट को रख रहा हूँ? 1, 0। अब मैं चेक करूंगा क्या इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह तो क्या आ गया? 1, और वाई की जगह क्या आ गया? 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ 1 - 0 1, क्या 1 0 से बड़ा होता है? होता है। यानी कि उस पॉइंट जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट है, इसकी इसका जो रीजन है वो उसी तरफ जाएगा। यानी कि ये जो रेड वाली लाइन है आपकी, इसमें जो एरो है आपका वो नीचे की तरफ आएगी। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? बाकियों में तो 0, 0 रख के हो जाता है, लेकिन ये खुद ही लाइन 0, 0 से पास हो रही है, इसमें 0, 0 नहीं रख सकते। इस लाइन के नीचे से कोई पॉइंट ले लो या इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट रख के देखो। जो भी पॉइंट रखोगे अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसी तरफ आएगा इसका शेड, ठीक है। दूसरे में आप 0, 0 रख के देख लो। जैसे मैं यहाँ पे 0, 0 रखता हूँ तो y की जगह भी 0 तो 0, और x की जगह भी 0, 0 + 2। अब 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है, इसका शेड ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो ये जो आपका ब्लू वाला जो है, इसका शेड कहाँ जाएगा? आपका इस लाइन का शेड आपका ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो कॉमन और जो दोनों का आएगा वो तो ये वाला हो गया ना। अब मुझे ये बताओ इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो कितने हो गए? दो। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। तो इसमें जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो आपके होंगे दो। बोलो भाई, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 19, और ये आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला असर्शन पढ़ो क्या है। कहता द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 sin−1x + 3π/2 वेयर x बिलोंग्स टू अ क्लोज इंटरवल -1 to 1 इज। इस फंक्शन की रेंज कहा जा रहा है आपको क्लोज इंटरवल π/2 to 5π/2। अब ये सही है गलत है इतना तो इसको देख के तो नहीं बता सकते आप।
लेकिन हमें इतना पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी रेंज मुझे पता है, -π/2, वेरी गुड, टू π/2, ये आपको पता है। अब ये जो आपका फंक्शन है वो है ये, हमें ये जो फंक्शन है इसको इसमें कन्वर्ट करा, तो सभी को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं 2 से करूंगा ये तो हो जाएगा -π, और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा पाई। अच्छा ये तो बन गया। अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3π/2, तो सभी में 3π/2 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा -π प्लस 3π/2 लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2, और लेस देन इक्वल टू पाई प्लस 3π/, को डाउट है तो बताओ। अब ये हो गया -2π प्लस 3π, π/2, ठीक है। इसको मैं पूरा एफ एक्स लिख देता हूँ, पाई यही तो था मेरे ख्याल से। इसका मतलब assertion तो क्या है आपका, ट्रू है, assertion तो ट्रू। अब जरा रीजन पर आ जाओ। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तो कॉस की होती है, साइन की तो -π/2 टू π/2 होती है, ये फॉल्स है। अब ये आपका क्या फॉल्स, अब ऑप्शन देख लो कौन सा होगा। assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। बोलो भाई, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। इसके बाद फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड 3 -1 3 इज। दो लाइन से दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो पहले वाले पॉइंट पे तो आप कहते हो x1 y1 z1, और दूसरे वाले पॉइंट को आप कहते हो x2 y2 z2। क्या इक्वेशन होती है, x माइनस x1, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा -1, अपॉन x2 माइनस x1, तो 3 -1। फिर क्या होगा y माइनस y1, तो y1 क्या है आपका 2, और फिर होगा y2 माइनस y1, तो -1 -2। फिर क्या होना चाहिए z माइनस z1, z1 क्या है आपका 3, और z2 माइनस z1, तो 3 -3 0। अब x -1/2, ये है नहीं, बस यही गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। और यहाँ फॉर्मूला सही दिया हुआ है भैया, अगर कोई भी लाइन, ये देखो कोई भी लाइन अगर इन दो पॉइंट से पास होती है तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x-x1 अपॉन x2 -x1, y-y1 अपॉन y2 -y1, z-z1 अपॉन z2 -z1। तो इसका मतलब क्या है आपका, assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। और इसी के साथ आपका जो सेक्शन है वो भी होता है कंप्लीट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन बी, नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी में जो आपका क्वेश्चन आता है पहला, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है आपका, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। आपको कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड द सेट बी, देन फाइंड द सेट बी। देखो 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। सेट ए में जो एलिमेंट है वो देखो क्या है आपका, सेट ए में जो एलिमेंट है आपका वो है 1 2 3 4, और सेट बी में जो एलिमेंट होंगे वो आपको फाइंड करने। अच्छा 1 1 है तो इतना तो पता है कि हर एलिमेंट की एक इमेज होगी होगी, यानी कि 1 की एक इमेज होगी यहाँ पे, 2 की एक इमेज होगी यहाँ पे, 3 की भी एक इमेज होगी, और 4 की भी एक इमेज होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये बताओ निकालोगे कैसे, बोलो भाई, वो जो इमेज है वो कैसे निकालो। एफ एक्स का मतलब पता है ना क्या होता है, वाई।
एफ एक्स का आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एफ एक्स है आपका ये 2x के इक्वल है, और एफ एक्स का मतलब हो गया y, तो y इक्वल टू 2x हो गया। पहला काम क्या होता है, x इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू y बाय, x विल बी इक्वल टू y बाय 2। अब देखो x जो होगा y बाय 2, y इक्वल टू 2x है। अब ये x होता है और ये y होता है, ये x होता है और ये क्या होता है आपका, ये y होता है, ठीक है। देखो y इक्वल टू क्या है आपका 2x, तो ए सेट जो होता है इसके एलिमेंट क्या होते हैं x, और बी सेट के एलिमेंट क्या होते हैं y। अब y इक्वल टू 2x है, तो 1 का डबल क्या होगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल क्या होगा 4, 3 का डबल क्या होगा 6, और 4 का डबल क्या होगा 8। बस इतना ही था ये क्वेश्चन, आपको सेट बी के इसमें प्रूव नहीं करना। जैसा अगर प्रूव करने के लिए क्या था, तब आप कहते कि f(x1) इक्वल टू f(x2), यही कहते ना आप, और फिर ये हो जाता आपका 2x1 इक्वल टू 2x2, तो ये कैंसिल हो जाता, तो x1 इक्वल टू x2, इट इज 1 1। प्रूव वगैरह कुछ नहीं कहा, उसने कहा भैया है, बस सेट बी के एलिमेंट बता दो क्या हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शनल क्वेश्चन। तो भाई साहब आप बोल रहे थे ना दिखता नहीं है क्वेश्चन, आगे सर वो तो किसी ने के साथ किसी के साथ, भैया ये भी अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसकी भी अपनी एक पहचान है। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आ गया, देखो आपका, आपको इवेल्युएट करना है। आप कह रहे सर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन दिखता ही नहीं है। देखो यार, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है ये बता। सर साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2, ठीक है। और कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to π। अब ये तो इसकी रेंज में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3π/4 आपको पता होगा 135 डिग्री है, जो 0 और 180 के बीच में है। ये इसकी रेंज में नहीं है, यानी कि इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। पहले मोटी मोटी बात समझो क्वेश्चन में करना क्या है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया साइन इनवर्स। साइन 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई -π/4, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हो गया कॉस इनवर्स, और ये हो गया कॉस, इसको एज इट इज क्योंकि ये रेंज में है। और फिर हो गया टेन इनवर्स 1, 1 का मतलब हो गया 10π/4, 1 का मतलब क्या हो गया 10π/4, ठीक है। अब आप ये देखो, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसमें साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो भैया ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/4। फिर हो गया प्लस कॉस ए एज इट इज, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, और प्लस क्या हो गया आपका टेन इनवर्स 10π/, ये भी क्लियर हो गया। अब साइन इनवर्स साइन π/4 क्या होगा π/4, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, 3π/4, ऐसे टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होगा एक्स प्लस π/4। तो भैया एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो पाई प्लस 3π प्लस पाई, तो कितना हो गया 5π/4। ये आपका आंसर है, बोलो भाई क्लियर है कहानी, ठीक है। चलो जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 विच आर कोलिनियर टू अ वेक्टर। देखो सबसे पहले आप ये समझो, मान लेते हैं जो गिवन वेक्टर है ये ए वेक्टर, लेट दिस गिवन वेक्टर भी ए वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ, दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप
प्लस जे कैप प्लस के। कोई भी कोलिनियर वेक्टर जो होता है, एनी कोलिनियर वेक्टर, एनी कोलिनियर वेक्टर, ये किस फॉर्म में होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। पहले तो ये समझो। लेकिन और जो हमें फाइंड करना, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3, यानी कि जो हमें फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड 3√3 ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि हमें जो फाइंड करना है रिक्वायर्ड वेक्टर्स, रिक्वायर्ड, वो 3√3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। पहले तो ये मानते हो मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है इसका उतना टाइम। और इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि भैया यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ या नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, रहेगा तो कोलिनियर ही, दोनों डायरेक्शन चलेंगी आपकी। अब जरा वैल्यू पुट करो, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, आपने लिखा 3√3 इंटू ए वेक्टर क्या है? आई प्लस जे प्लस के। तो ये हो गया भैया आई कैप प्लस जे कैप, और प्लस में क्या हो गया आपका? के कैप, √3। कौन क्या हो जाएगा? √3। तो √3 से √3 कैंसिल। अब देखो प्लस और माइनस, तो इसका मतलब एक तो हो जाएगा या तो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, एक तो ये वेक्टर होगा, एंड माइनस के साथ क्या हो जाएगा? -3i कैप -3j कैप -3k कैप आर रिक्वायर्ड वेक्टर्स, आर रिक्वायर्ड वेक्टर्स। बोलो भाई, कहानी क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आई थिंक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी वेक्टर से देखे थे उसमें भी था, था ना ये क्वेश्चन? आपको कहा जा रहा है पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर शोन इन द फिगर बिलो आर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। देखो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। पॉइंट बी का क्या है? बी वेक्टर। पॉइंट सी का क्या है? सी वेक्टर। और ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या है? 5/4 ए बी वेक्टर। तो एक्सप्रेस, ये पोजीशन वेक्टर दिखाई दे रहा है सी, इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ए एंड पोजीशन वेक्टर बी। ठीक है, अब सबसे पहले ना इसको यहां से समझो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ए सी वेक्टर, ये मल्टीप्लाई है, यहां जाके क्या होगा? डिवाइड। पहले बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? अच्छा अभी इधर देखो, ए से लेके सी तक, ये ए से लेके सी तक ये पूरा 5, ये पूरा कितना? 5, मैं यही लिख, ठीक है। फिर ए से लेके बी तक, ये ए से लेके बी तक ये कितना है आपका? 4। तो भैया ए से लेके बी तक ये डिस्टेंस 4 है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है आपका? 4। तो इसका मतलब ये आगे वाला डिस्टेंस 1 हो गया। अब अगर मैं बाय सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं आपसे बात करता हूं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो क्या आप एग्री करते हो ये जो पोजीशन वेक्टर बी है, फिर ये क्या होना चाहिए? सर 4 इंटू दिस प्लस, क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, 1 इंटू दिस, वन में सम ऑफ रेशियो 4 + 1 5। अब सी वेक्टर 1 के टर्म्स में लिखना है, तो यही से पकड़ लो इसको। तो भैया ये 5 इधर जाएगा, तो पहले तो देखो 4c वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 5b वेक्टर। सी वेक्टर को छोड़ के बाकी सब उधर शिफ्ट कर दो, तो 4c वेक्टर क्या होगा? 5b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या होगा? 5b वेक्टर माइनस ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 4। और ये आपका हो गया, बोलो, तेरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20।
ये इसी का 23 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। चेक वेदर द लाइंस गिवन बाय इक्वेशन। देखो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, ये इस लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये पहले तो इसको यहां लेके जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, फिर इक्वल टू में 2 लैम्डा रह जाएगा, ध्यान से देखना। तो लैम्डा का कोफिशिएंट 2 है ना, तो 2 को नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि लैम्डा तो तीनों के रेशियो में इक्वलिटी पर है। इक्वल टू में आ जाओ, ये +1 को यहाँ ले जाओ, तो y -1, फिर क्या 7 है तो बाय 7, गुड। ऐसे यहाँ देखो -3 को यहाँ ले जाओ, तो z +3, और लैम्डा के साथ -3 अपॉन में -3, ये हो गया ना। इसको अब ले लेते हैं इक्वेशन 1 ले, कि भैया ये हमारी फर्स्ट लाइन, ठीक है। अच्छा ऐसे इसमें देखो, ऐसे इसमें देखो, ये -2 यहाँ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा x +2, और म्यू के साथ -1 है, तो -1, यहाँ पे सब में म्यू है देखो, +8 को यहाँ ले जाओ, तो y -8, म्यू के साथ 2 है, अपॉन में 2, +5 को यहाँ ले जाओ, z -5, अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये आपसे बोला जाता है। पहले मुझे बताओ लाइन 1 की डायरेक्शन रेशियोज है, और ये लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज है, परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी कि 2 × -1 +7 × 2 +-3 × 4, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अब चेक कर लो, ये -2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 40, और -12, तो -2 -12 -14 +14 आ रहा है 0, देयरफॉर परपेंडिकुलर। और क्यों परपेंडिकुलर है, एज a1 a2 +b1 b2 +c1 c2 इक्वल टू क्या है, 0, इसलिए ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है y इज इक्वल टू, आपको y की वैल्यू की है, देखो y की वैल्यू है आपकी x +√(x²) -1 होल पावर, और ये आपको शो करना है। देन शो दैट विद इन ब्रैकेट (x² -1 dy/dx होल पावर टू 4 भाई इतना तो पता है, एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही है, एक ही बार, क्योंकि dy/dx ही लिखा हुआ। तो आपने किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा भैया dy/dx। अब यहाँ पावर है, पहले पावर आगे आ जाएगी 2, विद इन ब्रैकेट हो जाएगा x +√(x²) -1। अब चेन रूल अप्लाई कर दो, तो फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव, तो भैया x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और √(x) का डेरिवेटिव होगा 1/2 √(x), 1/2 √(x), और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ये आपका कुछ ऐसे है। इतनी कहानी क्लियर है। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx 2 विद इन ब्रैकेट x +√(x²) -1, और ये क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखो, ये (x² -1 दिखाई दे रहे हैं ना, और यहाँ पे देखो ये भी (x² -1 है, बात समझ में आ रही है। भाई आपने इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है, जब आपने इसका डेरिवेटिव किया तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और √(x) का डेरिवेटिव हो गया 1/2 √(x), और साथ में x हो गया। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो √(x² -1 यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √(x²-1), अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो 1/1 हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा x, और अपॉन में मैं क्या आ सकता हूँ, इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा √(x²-1), मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ तो सारा प्रोडक्ट में ही। बोलो भाई,
अब ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू टू। अब देखो ए प्लस ये ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। और अगर आप गिवन इक्वेशन देखो आप अपनी, y की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैं y लिख सकता हूँ ना y। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाय डी एक्स, इस पूरे की जगह आ जाएगा y। क्या आ जाएगा y। अब जो आपको प्रूव करना है उसमें इसका रूट नहीं चाहिए। अब क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब आप कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो भैया स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर। आई थिंक यही हमें प्रूव करना है। ये देखो यही प्रूव करना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू। हेंस हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 16 साइन एक्स बाय 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ये आपको शो करना है। तो देखो ये जो एफ एक्स की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से एफ डैश एक्स निकालूं, क्या निकालता हूँ एफ डैश एक्स, यहाँ तो क्वेश्चन रूल लगेगा। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर होगा। और फिर आपका डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा फोर प्लस कॉस एक्स। अब इस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा 16, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। क्वेश्चन रूल है तो फिर क्या आ जाएगा माइनस। क्वेश्चन रूल है तो फिर क्या हो जाएगा माइनस। अब न्यूमरेटर आपका एज इट इज 16 साइन एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव, तो फोर का तो जीरो, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये तो हो गया फ्रैक्शन वाले का। फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो जब आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब देखो यहां से ये वन बाय वन है, दोनों का एलसीएम तो यही आएगा ना, फोर प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो 16 कॉस एक्स इंटू फोर, ये हो जाएगा भैया 64 कॉस एक्स, और 16 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 16 कॉस स्क्वायर एक्स। फिर माइनस माइनस प्लस 16 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, 16 साइन स्क्वायर एक्स। फिर ये माइनस, और ये पूरी वैल्यू जब इस वन से मल्टीप्लाई होगी तो फोर प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 64 कॉस एक्स। यहां तो आपका कॉमन आ जाएगा 16, और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और टू ए बी क्या हो जाएगा 8 कॉस एक्स। ये आपका ऐसे हो जाएगा। इसमें और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका फोर प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये आ गया एफ डैश एक्स। अब इसके बाद फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू, तो ये हो गया 64 कॉस एक्स। देखो ये तो वन, तो प्लस 16, फिर आगे माइनस 16, और ये प्लस
बाहर तो माइनस ही है, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये +8 का क्या हो जाएगा -8 कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 + कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। इसमें आपका 16 से 16 कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। तो ये देखो ये है 64 कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। 64 कॉस एक्स और -8 कितना हो गया 56, 56 कॉस एक्स। तो ये हो गया भैया 56 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या हो गया 4 + कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो ये जो आपका एफ डैश एक्स है, इसमें भी मैं कॉमन ले सकता हूँ न्यूमरेटर में। तो जो एफ डैश एक्स है, मैं यहाँ से कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 56, और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 + कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखने वाली बात है, उसने बोला डिक्रीजिंग। अब फर्स्ट इंटरवल में आप आओगे तो कॉस आपका पॉजिटिव होता है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। चलो जी यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू रखता हूँ 1। ये तो पता, देखो नीचे वाला तो पॉजिटिव ही है होल स्क्वायर, इसमें मैक्सिमम वैल्यू रखो 1, और यहाँ पे भी रखो 1। 56 - 1 पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो ये तो इंक्रीजिंग हो गया। हमें चाहिए डिक्रीजिंग। सर दूसरा केस पकड़ो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, जिसमें ये होता है नेगेटिव। इसमें क्या होता है नेगेटिव। अब इसकी जो नेगेटिव मिनिमम वैल्यू पे भी जाओगे, नेगेटिव पे भी रखोगे, तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट नेगेटिव हो, अब ध्यान से देख। तो ये हो गया नेगेटिव, ब्रैकेट वाला पार्ट पॉजिटिव, और नीचे होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव। ओवरऑल तो ये नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ओवरऑल नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, का मतलब π/2 2π इंटरवल। ये आपको प्रूव करना था हैंड्स। हाँ जी, हमेशा इनिशियल क्वाड्रेंट देखा है, सबसे पहला क्वाड्रेंट जो आता है उसी पर बात रखी है। हाँ जी, दिया हुआ है कि इस तो दिया भी हुआ, और वैसे भी इनिशियल पर ही देखा है था कि सबसे पहले जो आ गया उसी पे सम अप कर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन बी भी होता है कंप्लीट। तो भैया आज हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर दिए, ठीक है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.